जफर इस्लाम अर्पिता जी, देखिए मैं थोड़ी सी बहुत संक्षेप में एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए जिसका विश्लेषण जो है अजय जी भी कर रहे थे, वो बिल्कुल साफ दिखता है कि आज आरजेडी और जेडीयू में, तो जेडीयू का जो थोड़ा बहुत भी सपोर्ट मिलता वहां के वोटरों द्वारा, वो खत्म हो गया, बिल्कुल नहीं मिला। और ये ऐसा नहीं, यहीं पर रुक नहीं जाएगा, आगे आने वाले दिनों में वहां की जनता तो बार बार नीतीश कुमार को मजा चखाएगी ही, लेकिन ये जो आरजेडी पार्टी है वो भी कहीं ना कहीं इसका हिसाब किताब मुख्यमंत्री जी से जरूर लेगी। इसलिए कि मुख्यमंत्री जी ने जो आप पिछड़ा वर्ग को बार बार अपने तरफ खींचने की बात की थी, अब पिछड़ा वर्ग उनका दामन छोड़ चुका है, भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल सिमट गया है। और आने वाले दिनों में आपको लगेगा जो थोड़े से मार्जिन से हम रह गए मुकामा में, आगे वाले दिनों में दिखेगा कि अति पिछड़ा जो है वो पूरे तौर से बीजेपी में समा जाएगा और वहां की जनता हर तरह से। लेकिन जफर इस्लाम साहब, अब आपकी पिच पर तो यहाँ आरजेडी भी खेलती नजर आ रही है, तो किसके ज्यादा रन बन जाएंगे, कैसे कह सकते हैं? देखिए मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि जेडीयू और आरजेडी आगे जाने, जेडीयू को आरजेडी ही छोड़ देगी, इसलिए जेडीयू तो लाइबिलिटी है, उनका दामन थाम के कहीं आगे बढ़ना चाहती है, उसकी ताकत तो जीरो हो गई है वहां की जनता द्वारा। अब आगे आने वाले दिनों में ये देखना है कि क्या जेडीयू अकेले लड़ेगी या जेडीयू जो है आरजेडी और जेडीयू का जो गठबंधन। आप बीजेपी अपनी लड़ाई सीधे तौर पर आरजेडी से देखती है, जेडीयू से कोई लड़ाई नहीं है और गठबंधन का जेडीयू की ताकत ही नहीं बची कुछ। ठीक है, लड़ाई तो उससे होती है जिसकी ताकत होती है। ठीक है अभिषेक झा साहब, अब ये चर्चा में ये दूसरे मेहमान है जो ये बात कह रहे हैं कि जेडीयू में ताकत ही नहीं बची और हो सकता है कि जेडीयू आरजेडी ही अलग हो जाए, आरजेडी जेडीयू का बोझ ना झेल पाए और छोड़ दे। दोनों मेहमान एक ही पेपर है, इसलिए एक ही तरह की भाषा बोलेंगे, यह बहुत स्वाभाविक सी बात। नहीं, एक तो राजनीतिक विश्लेषक थे सर, उनको मत आप जोड़िए, बीजेपी के प्रवक्ता को आप जोड़ सकते हैं लेकिन राजनीतिक विश्लेषक को मत जोड़िए। ठीक है, नहीं आपको करेक्ट करना भी सर, यहाँ करेक्ट करने के लिए बैठे ना, गलत बात नहीं बोलेंगे ना आप जी। आपके हिसाब से तो विश्लेषण सही या गलत हो सकता है, मेरे हिसाब से अलग हो सकता है, मुझे बोलने का पूरा मौका दीजिए। मेरी बात सुन लीजिए, अगर जेडीयू में कोई ताकत नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी इतने वर्षों तक जेडीयू के पीछे पीछे, हमारे नेता के चेहरे के पीछे पीछे बिहार में ग्रो नहीं कर रही होती। बिहार की राजनीति का जीत रहे थे, मोदी जी की वजह से आपने जीता था, अब मोदी जी का सपोर्ट खत्म, तो आपको जनता का सपोर्ट खत्म, जनता का सपोर्ट आपको मोदी जी की वजह से मिल रहा था, अब मोदी जी का सपोर्ट खत्म तो जनता का भी सपोर्ट खत्म। आगे आने वाले दिनों में आपको 2 वोट भी नहीं मिलने वाले हैं। अभी जितनी सीटें आप जितनी सीटें देखिए, आरजेडी का वोट ट्रांसफर नहीं हो सकता जेडीयू में, और जेडीयू का वोट आरजेडी में ट्रांसफर नहीं हो सकता, ये आप जान के रखिए। आपका वजूद खत्म होने वाला है। ठीक है, जफर इस्लाम साहब उनको कंप्लीट कर लेनी चाहिए। ठीक है, मैं इतना कह रहा हूँ कि जेडीयू पार्टी अब ठीक है नहीं उनको कंप्लीट कर लेनी चाहिए। नीतीश कुमार भी जब भी नेता रहे हैं वही गठबंधन जीता है, आप भी हमारे ही पिछले ग्रुप थे, भाजपा भी हमारी ही। सर इतने ही जमीनी नेता होते तो खुद से क्यों नहीं उतर के जीत पाए? 10 सेकंड देखिए, नहीं हर समय आपको एक साथ की जरूरत क्यों है हर समय सर? अरे अभिषेक झा साहब सुनिए तो, अभिषेक झा साहब अगर इतने ही जमीनी नेता है नीतीश कुमार साहब तो खुद से क्यों नहीं उतरते और खुद से जीत क्यों, बड़ी जीत लेकर आए, क्यों जरूरत है कभी बीजेपी की कभी आरजेडी की, कंधा क्यों चाहिए आपको? अर्पिता जी 10 सेकंड नीतीश कुमार जी की है, बीजेपी को जरूरत है नीतीश कुमार जी की। अच्छा नीतीश कुमार को नहीं है, मुझे 10 सेकंड ठीक है अभिषेक झा एक सेकंड, जफर इस्लाम जल्दी से कंप्लीट कीजिए, हसन साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि जेडीयू अकेले लड़ने की इस पर शक्ति ही नहीं, पहली बात। ठीक, आज तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रह के, और मैं कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो लोकप्रियता है बिहार में, उसके कारण जेडीयू के कैंडिडेट जीते थे, और हमने एक जो बोलते हैं कि अलायंस पार्टनर का पूरा धर्म जो निभाया था उसके कारण जीते थे। अकेले में या आरजेडी के साथ ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगे आने वाले दिनों में। देखिए आरजेडी का कैंडिडेट होगा तो आरजेडी का जो वोट मिलेगा, लेकिन जेडीयू जहां अपने कैंडिडेट को खड़ा करेगी
वहाँ आरजेडी का भी ट्रांसफर नहीं होगा। अरे वो खत्म हो जाएगी पार्टी। ये लीजिए शाहीन साहब, ठीक है शाहीन साहब, यही बड़ी चीज है कि साथ तो तब आते हैं जब एक दूसरे के वोट आकर जुड़े। ठीक है सर, जफर इस्लाम साहब एक सेकंड, अभिषेक झा साहब एक सेकंड, ठीक है एक सेकंड सर। शाहीन साहब ये सवाल आपसे, क्योंकि यही देखिए बार बार यह बातें कही जा रही हैं कि गठबंधन तब जब दोनों को फायदा हो, किसी एक वोटर दूसरे वोटर से मिलकर गठबंधन को फायदा हो, लेकिन यहां पर तो आरजेडी की वजह से जेडीयू के जो मतदाता है वो छिटक कर बीजेपी के पास पहुंच रहे हैं। तो ये गठबंधन किस मायने में अच्छा हुआ सर? अर्पिता जी, एक छोटा सा आंकड़ा देखिए, अभी 2 सीट पे चुनाव हुआ और 13% वोट हम लोगों ने भाजपा से ज्यादा लाया इस 2 लोक विधानसभा क्षेत्र में। अगर इसको पूरे बिहार में देखिए 1% के अंतर से सरकारें बनती हैं, बिगड़ती है। 13% वोट ज्यादा राजद गठबंधन को आया है। यही स्थिति अगर लोकसभा में रही, जिसमें भाजपा बहुत ज्यादा खुश है, अगर यही स्थिति लोकसभा और विधानसभा में रही तो जमीन और आसमान का अंतर होगा। हमने 1,59,000 वोट लाया है इस दोनों चुनाव में, इन लोगों ने 1,43,000 वोट लाया है। ऐसी ही स्थिति अगर बेहतर स्थिति भाजपा की रही तो हम जमीन और आसमान। सर तो इसको इस तरीके से कहिए ना कि आपकी पार्टी यानी आरजेडी की स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी और आप अच्छे तरीके से मैदान में उतरे, लेकिन जिसको आप साथ लेकर आए हैं, जिसके लिए आप चीजें और प्लस करना चाह रहे थे, वो तो और उनकी सीटें तो जा रही है ना सर, बीजेपी को चली गई, उनके मतदाता उधर शिफ्ट हो रहे हैं। नहीं, जेडीयू लायबिलिटी है कि नहीं, ये पूछिए ना। गोपालगंज में 90% हम बढ़े, 10-13% हम मोकामा में बढ़े, तो हम ऐसे कैसे कर लायबिलिटी सकते है क्या हैं कि जेडीयू नीतीश आपके कुमार लिए जी का सर? प्रभाव नहीं रहा इस चुनाव में, इसलिए लायबिलिटी है क्या जेडीयू आपके लिए? साफ दिखता है लायबिलिटी इनके लिए। थोड़े दिन में साथ बिल्कुल नहीं। जनता दल यूनाइटेड साथ छूटेगा इनका दोनों का। एक लोकप्रिय अच्छे नेता, विकास पुरुष के नाम से जाने जाने वाले नीतीश कुमार जी हैं और देश के लिए एक आइडियल लीडर के रूप में है एक एक करके 10 सेकंड जफर इस्लाम साहब उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए। 5 सेकंड में बोलूंगा। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आज तक नीतीश कुमार स्ट्रेटेजी देखते हुए जिधर पलड़ा भारी दिखता था उधर वो चले जाते थे। अरे सर तो एक बात बताइए ना, तो आपका पलड़ा बीजेपी का पलड़ा भारी लगा तो नीतीश कुमार आ गए, तो बीजेपी को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि नीतीश कुमार को आपने साथ ले लिया? मेरी बात तो सुन लीजिए। पलटू राम जो है, नहीं तो ये तो पहले से आपको भी पता था वो पलटू राम। अगर आप ये कह रहे हैं, ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं सर, ये इन शब्द, लेकिन एक सेकंड सर, शब्दों का जरा सही नहीं सर, शब्दों का थोड़ा चयन सही तरीके से करिए जफर इस्लाम साहब। आपको पहले से पता था नीतीश कुमार कई बार दल बदल लेते हैं, आपने ही क्यों बैठाया अपने कंधे पर? नहीं, तेजस्वी यादव कहते थे पलटू राम भाई, पलटू चाचा, मैं थोड़ी कहता हूँ। नहीं ठीक है सर, जो कहता हूँ लेकिन इस मंच पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। मैं तो कहता हूँ कि आरजेडी के मुखिया ही कहते हैं पलटू राम, पलटू चाचा, ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ। नीतीश कुमार जी, नहीं नीतीश जी को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आगे आने वाले दिनों में आरजेडी उनको धक्का देने वाली है, याद रखिएगा। जेडीयू के प्रवक्ता जाके बता दे जनता के बीच में। नहीं सर, ये तो स्पष्ट कर दीजिए ना जफर इस्लाम साहब। जनता के बीच में तो उनका असर खत्म हो चुका है। नीतीश कुमार जी ने तो खुद बोला है कि आगे भविष्य तेजस्वी जी का है, उनको आगे करना है। आगे दिख रहा है, मीडिया के सामने बोल दिया है, अंधकार दिख रहा है ना। सर एक एक करके, आप दोनों की आवाज समझ नहीं आ रही है सर, एक एक करके प्लीज। जफर इस्लाम साहब, मेरा एक सवाल, उसके बाद आ रही हूं सर आपके पास भी शाहीन साहब, एक सेकंड, और हसन साहब भी बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं। आ रही हूं हसन साहब, आपको भी मैं मौका दूंगी, जरा ये यहां पर मैं सवाल रख लूं। जफर इस्लाम साहब, आप कह रहे हैं कि आरजेडी और जेडीयू अलग हो जाएंगे, तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज, ऐसी संभावना है कि बीजेपी एक बार फिर से नीतीश कुमार का हाथ थाम ले? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, इसलिए कि इनकी ताकत, ये हमसे ताकत लेते थे, अब ये हमें आग दिखाने लगे। जनता को ये पसंद नहीं आया, जनता ने इनको उनकी जगह दिखा दी है। आरजेडी को लगा था कि इनके पास ताकत है, आरजेडी को लगे कि खाली बर्तन आवाज करता है। अब आरजेडी भी धीरे धीरे समझ जाएगा कि खाली बर्तन को अलग करो, इसलिए कि जनता को तो ये हमें आग दिखाते थे, जनता ने आग दिखा दिया। जमीन से बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, पार्टी सिमटने वाली है और इनका जो थोड़ा बहुत असर था वो खत्म हो गया। 24 इलेक्शन में ठीक है अभिषेक झा, खत्म हो जाएंगे। ठीक है अभिषेक झा, जल्दी से 10 सेकंड में हसन साहब के पास भी जाना है। ठीक है अभिषेक झा। देखिए, मुदालते में रहा, बिहार की राजनीति का इतिहास गवा रहा है। नीतीश कुमार जी ने जब भी जिस भी गठबंधन का नेतृत्व किया है, जनता ने आशीर्वाद इसी गठबंधन को दिया है। और बीजेपी के पास एक चेहरा है बिहार में। सर अभिषेक झा, यही सवाल है ना, जब वो खुद में इतने पावरफुल है तो महागठबंधन, किसी भी महागठबंधन के साथ क्यों जुड़ते हैं? वो खुद में क्या वो काफी नहीं है?
अच्छा, जुड़ना गलत है क्या? नहीं, जुड़ना गलत नहीं है। आप कह रहे हैं जमीनी नेता हैं, बड़े नेता हैं, अस्तित्व खत्म नहीं हो रहा, तो वो अपना अस्तित्व और बड़ा क्यों नहीं करते? महागठबंधन के ही आश्रय क्यों बैठे रहते हैं सर? जनता ने साबित किया, ये बिहार की जनता ने साबित किया है। उनको नीतीश कुमार जी के चेहरे पर विश्वास है, वो उसी गठबंधन को चुनते हैं जिस गठबंधन के सर अगर चेहरे पर विश्वास होता तो वो ऐसे भी तो कबूल कर लेते ना। उनके साथ अगर बीजेपी जुड़ जाए, आरजेडी जुड़ जाए, तभी क्यों कबूल करते हैं? इससे तो सीधा यही समझा जाता है कि जिधर जीत की लहर बहती है नीतीश कुमार उधर हो लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। हाँ। नीतीश कुमार जी जोड़ते हैं लोगों को, एक कुनबा बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उनका खुद का कुनबा अकेले स्ट्रांग नहीं हो पाता, साथ की जरूरत है, तो कुनबा ज्यादा बड़ा हो जाता है। ठीक है अभिषेक झा, ठीक है हसन साहब, ठीक है सर, जल्दी से मैं हसन साहब से भी रिएक्शन लूंगी। हसन साहब। अर्पिता जी, शाहीन भाई ने कहा कि जश्न हो रहा है, ये बात को मैं कंडेम करता हूं। आप पूछिए 1990 में भाजपा के आउटसाइड सपोर्ट से लालू जी ने सरकार बनाई थी बिहार में। उसके बाद जब मरहूम अब्दुल गफूर साहब बोलने दीजिए, शाहीन भाई बोलने दीजिए। मरहूम अब्दुल गफूर साहब चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उनको नाम से एक सड़क नहीं है। वहां के गोपालगंज के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुस्लिम चीफ मिनिस्टर। एक सड़क, एक रोड नहीं है। शहाबुद्दीन साहब पोस्टर से गायब हैं, अनवारुल हक साहब गायब हैं, तस्लीमुद्दीन साहब गायब हैं, मॉब लिंचिंग पे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मुद्दा उठाते हैं, सीमांचल के मुद्दा पे ओवैसी साहब उठाते हैं, हिजाब के मुद्दा पे ओवैसी साहब उठाते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुद्दा पर ओवैसी साहब उठाते हैं, मुदस्सिर के मुद्दे पर ओवैसी साहब उठाते हैं। अगर ओवैसी साहब उठाएंगे नहीं, आप बतलाइए, कट्टरपंथी वाली बात क्यों करते हैं? समस्तीपुर में सबको लेकर चलिए, सब भाई भाई को लेकर हसन साहब, आप वो मंच बना लेते हैं जहाँ फिर आप मुस्लिम कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। जितनी बार मैं आप पर जा रही हूँ, मुस्लिम कार्ड खेलना शुरू कर देना है कि किस मुस्लिम को कितना बड़ा पद मिला या उसके नाम की कौन सी सड़क बनी। देश का माहौल खराब करते हैं आप लोग। फिर आप सब ये कहिए कि सिर्फ उन्हीं की पार्टी है। ठीक है, मैं आप सभी को रोक रही हूँ। अजय आलोक साहब, अब बिहार, एक सेकेंड सर, ऐसे नहीं सर, समझ नहीं आता, इसलिए मैं दोनों को रोक रही हूँ। एक सेकेंड अजय आलोक साहब, अब जिस तरीके से ये जीत और हार, किसी की जीत किसी का हार, दल बदल, महागठबंधन, अब आगे आप बिहार की राजनीति में क्या देखते हैं? किस करवट अब ये राजनीति बदल रही है? किनसे पूछा जा रहा है? अजय आलोक। देखिए, इस उपचुनाव की जीत के बहुत मायने हैं और हार के भी बहुत मायने हैं। निश्चित तौर पे खेल अब सिर्फ बीजेपी और आरजेडी में ही होगा। बोरोड प्लेयर्स लेके कोई अब खेलना नहीं चाहेगा, ये तय बात है। और सच्चाई यह है, जिस तरह से बिहार में चर्चा है कि नीतीश जी बहुत जल्दी तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना के दूसरी राह थामेंगे, मुझे लगता है कि बिहार में एक आध महीने के अंदर राजनीतिक फिर उलट पलट का खेल शुरू होने वाला है बहुत जल्दी, क्योंकि यूटिलिटी फैक्टर राजनीति में सबसे इंपॉर्टेंट है। और यूटिलिटी फैक्टर ही थी जिसने नीतीश कुमार को 17 साल से सिरमौर बनाया हुआ था, और बीच में लोगों ने देखा कि ये यूटिलिटी फैक्टर बिल्कुल खत्म होते जा रहा है। और अब ये 22 में ये उपचुनाव, ये बहुत बड़ा संकेत है कि यूटिलिटी फैक्टर नहीं रहेगी तो कोई राजनीति में एहसान किसी पे नहीं करता है। एक्स्ट्रा बैगेज कोई नहीं ढोएगा, मुझे लगता है, ना बीजेपी ढोएगी ना आरजेडी ढोएगी। और आने वाली समय में लड़ाई इन्हीं दोनों के बीच में बिहार में रहने वाली है। बाकी लोग को जिसके साथ सटना है सटे। लेकिन ओवैसी साहब कितना डैमेज कर पाएंगे अजय आलोक? निश्चित तौर पे जिस तरह ओवैसी जी ने डैमेज किया मुस्लिम वोट को, तो आरजेडी ने उसका मास्टर स्ट्रोक चला वैश्य कैंडिडेट को टिकट देके। सबसे बड़ी बात है कि आरजेडी की तारीफ करनी पड़ेगी कि परंपरागत यादव सीट से भी वैश्य कैंडिडेट देके आरजेडी अपना वोट बैंक मुस्लिम का, यादव का इंटैक्ट रखी। उसमें डेंट किया ओवैसी साहब ने, साधु यादव ने डेंट किया। पिछले बार साधु यादव नंबर 2 पे थे, इस बार नंबर 4 पे चले गए। तो कहीं ना कहीं आरजेडी वोट बैंक भी इंटैक्ट करके रखी हुई है।